नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अंचल पर। इस वक्त ये बड़ी खबर के साथ एक बार फिर आगे सामने मौजूद, जहाँ पर चलेंगे सबसे पहले और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, राहुल गांधी के भारत आते ही सदन में एक बार फिर से शुरू होने वाला है घमासान। बताएंगे आपको पहले ही दिन राहुल गांधी ने संसद में बीजेपी सरकार को ललकारा है दोस्तों। और आज क्या राहुल गांधी को बोलने का मौका देगी बीजेपी सरकार और क्या जबरदस्त तरीके से होने वाला है घमासान, बताएंगे इसके बारे में अपडेट दोस्तों। इसी के साथ में मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर फेक न्यूज फैलाने के मामले को लेकर पकड़ा गया एक न्यूज चैनल, तुरंत माफी मांगते हुए पोस्ट डिलीट करवाया गया है दोस्तों। बताएंगे क्या है पूरी जानकारी। और इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहाँ पर कर्नाटका के अंदर हो गया बड़ा खेला। नरेंद्र मोदी की रैली के बावजूद बीजेपी के नेताओं के पार्टी छोड़ने का सिलसिला लगातार जारी है। बताएंगे आपको एक और बड़े नेता ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली। और इसी के साथ में अडानी ग्रुप के मालिक गौतम अडानी की ओर से एक महीने पहले जो इंटरव्यू में बयान दिया गया था दोस्तों, वो पूरी तरीके से फेक निकला है। बताएंगे क्या है पूरी खबर। और कर्नाटका के पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा के बेटे और बीजेपी के वरिष्ठ नेता के बीच में आपसी भिड़ंत देखने को मिल रही है दोस्तों। एक दूसरे के खिलाफ लगातार बयानबाजी जारी है। वहीं आपको बताएंगे बीजेपी के एक और बड़े नेता मद्दल विरूपाक्षा के खिलाफ एक और नया मामला दर्ज होने जा रहा है। साथ आपको बताएंगे जासूसी कांड मामले को लेकर एक और विपक्ष के नेता के खिलाफ सीबीआई ने मामला दर्ज किया है दोस्तों। और बीजेपी के अहंकारी सांसद ने कही एक ऐसी बात जिसकी जमकर आलोचना हो रही है दोस्तों। बताएंगे क्या कुछ कहा गया है। और तमिलनाडु में हिंदी भाषी मजदूरों पर हमले के मामले को लेकर फेक न्यूज फैलाने वाले लोगों के खिलाफ एक और बड़ी कार्रवाई की गई है दोस्तों। इसी के साथ में एक एक करके चलेंगे सभी बड़ी अपडेट। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि कर्नाटका के अंदर परिवर्तन की जोरदार लहर बह रही है तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जो लिखेगा दोस्तों, इस वीडियो को अपने लोगों तक शेयर करना बिल्कुल भूलिएगा। चलते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर राहुल गांधी बीते दिन जैसे ही भारत पहुंचे सबसे पहले सदन की कार्रवाई में शामिल होने के लिए गए। लेकिन जैसे ही राहुल गांधी पहुंचे दोस्तों, उससे पहले जबरदस्त बवाल के बीच सदन की कार्रवाई को एक बार फिर से स्थगित कर दिया गया था। आपको बता दें कि मोदी सरकार के मंत्री और बीजेपी के सांसद लगातार राहुल गांधी से माफी की मांग कर रहे हैं दोस्तों। बड़ी बात यह रही कि राहुल गांधी के पहुंचते ही बीजेपी का कोई नेता वहां दिखाई नहीं दिया। इसके बाद राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और कम से कम 50 से 60 मीडिया कर्मियों के सवाल का एक एक करके जवाब दिया। राहुल गांधी ने कहा कि जब मैं सुबह सुबह संसद पहुंचा, स्पीकर से मैंने मुलाकात की है, संसद में अपनी बात रखना चाहता हूं। बीजेपी के 4 मंत्रियों ने मेरे पर आरोप लगाया है तो मेरा पूरा हक है उन सभी सवालों का जवाब देने के लिए। मैंने स्पीकर से समय मांगा है कि आप मुझे समय दीजिए बयान देने के लिए दोस्तों। राहुल गांधी ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि आज जवाब देने का मौका दिया जाएगा। इसी के साथ में राहुल गांधी ने कहा कि मैंने जो प्रधानमंत्री मोदी और गौतम अडानी के बारे में सदन में सवाल पूछा था, उस सवाल को हटा दिया गया है। मेरे सवालों का अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया। राहुल गांधी ने कहा कि कुछ दिनों पहले ही मैंने सदन के अंदर सवाल किए थे, लेकिन बीजेपी के लोग इस पर जवाब देने की जगह मुझ पर निशाना साधे। लेकिन मैं पूरे मामले पर जवाब देने को तैयार हूँ। मुझ पर लगाए गए एक एक आरोपों का जवाब दूंगा, लेकिन सामने से सवाल भी पूछूंगा। आज मुझे मौका मिलना चाहिए। आपको बता दें कि अब सारा कुछ इस पर डिपेंड है कि स्पीकर की ओर से राहुल गांधी को बोलने का समय दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा दोस्तों। और एक और बड़ी खबर की माने तो अडानी के मुद्दे को लेकर, जहाँ पर एक और 2 दिनों पहले कांग्रेस पार्टी और पूरे विपक्ष के लोगों ने ईडी के दफ्तर तक मार्च निकालने का फैसला लिया था, उसके अगले दिन यानी बीते दिन पूरी विपक्षी पार्टी एकजुट होकर मानव श्रृंखला बनाकर अडानी और मोदी मामले को लेकर विरोध करते दिखाई दिए हैं दोस्तों। अडानी मुद्दे पर विपक्षी सांसदों ने संसद के बाहर मानव श्रृंखला बनाकर विरोध किया है। खड़गे बोले, कहा बहुमत होने के बावजूद बीजेपी की सरकार जेपीसी से जांच कराने से डर रही है। इसमें डरने वाली बात क्या है? अगर उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया तो जेपीसी की मांग हम लोग करते हैं, हमारी मांग मानी जाए। वहीं पर राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीर शेयर करते हुए कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी को चैलेंज किया है दोस्तों। राहुल गांधी की तस्वीर जो शेयर की गई है उसमें राहुल गांधी बैठकर मीडिया के सवालों का जवाब दे रहे हैं, जिसमें कम से कम 50 मीडिया कर्मी राहुल गांधी से सवाल पूछ रहे हैं और राहुल गांधी सारे सवालों का जवाब देते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले 9 सालों में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है दोस्तों। इसी पर कांग्रेस पार्टी ने चैलेंज किया है। सच आपको बता दें कि 2 दिनों पहले विपक्ष ने ईडी के दफ्तर तक पदयात्रा निकालने का फैसला लिया था। इस दौरान एनसी पार्टी का कोई नेता मौजूद नहीं था दोस्तों, जिसको लेकर गोदी मीडिया में ये न्यूज नहीं बताया गया कि 18 पार्टी ने एक साथ मिलकर पदयात्रा किया है, बल्कि ये न्यूज बताया गया कि एनसी और टीएमसी पार्टी ने ज्वाइन नहीं किया यात्रा। इस पर उनके लिए एक और बुरी खबर आई है, यानी इस तरीके का फेक नैरेटिव फैलाने वालों के लिए बुरी अपडेट है। बीते दिन मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ में एनसी के नेता फारूक अब्दुल्ला भी मौजूद रहे हैं दोस्तों, यानी विपक्षी एकता में कोई कमी नहीं है। इसके बावजूद मीडिया में एक तरीके का भ्रम फैलाया जाता है। साथ आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि राहुल गांधी से माफी मांगने से पहले बीजेपी के नेताओं को प्रधानमंत्री मोदी के बारे में बयान देना चाहिए, उनके टिप्पणी पर सफाई देनी चाहिए, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने कई देशों में जाकर कहा कि पहले लोग कहते थे कि कौन से देश में जन्म गए, कौन से पुराने जन्मों का पाप था जो इस देश में जन्म मिला है, यानी भारत को लेकर इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। और दोस्तों इंडिया टीवी की ओर से एक पोस्ट शेयर किया गया, न्यूज शेयर किया, जिसमें लिखा गया कि हिंदुस्तान में पैदा होना एक बहुत बड़ा पाप है, मल्लिकार्जुन खड़गे। और खड़गे की तस्वीर लगाई गई है, यानी इस तरीके से दिखाने का प्रयास किया गया है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऐसी कोई टिप्पणी की है दोस्तों। जैसा ही सोशल मीडिया पर यह न्यूज शेयर किया गया, लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी और जोरदार निशाना साधा, जिसके बाद इंडिया टीवी की ओर से पोस्ट हटा दिया गया दोस्तों और माफी मांगी
मांगी गई। लेकिन लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आप लोगों ने अपनी मिस्टेक को तो सही कर लिया है, लेकिन ये नहीं बताया कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने किसके बारे में ये बात कही थी कि कौन कहता था कि हिंदुस्तान में पैदा होना एक बहुत बड़ा पाप है, ऐसा लोग मानते थे। यानी नरेंद्र मोदी के नाम पर आपको ये न्यूज छापनी चाहिए थी, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम पर छापकर पहले तो कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की गई और बाद में माफी मांगकर उस पोस्ट को हटा दिया गया है। जबकि आपको बताना चाहिए था कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने किसके शब्दों को रिपीट किया था, प्रधानमंत्री की तस्वीर लगानी चाहिए थी और नीचे लिखना चाहिए था कि हिंदुस्तान में पैदा होना एक बड़ा पाप है। साथ दोस्तों, पार्लियामेंट के बजट सेशन के दौरान राज्यसभा और लोकसभा की कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। राहुल गांधी के लंदन में दिए गए बयान को लेकर बीजेपी के लोगों ने जमकर बवाल काटा, जिसके कारण सदन की कार्रवाई नहीं हो पाई है। यानी पहली बार ऐसा देखने को मिला जब सत्ता पक्ष के लोग इस तरीके से विरोध कर रहे हैं कि संसद की कार्यवाही तक नहीं होने दे रहे हैं। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि अडानी और मोदी के सवालों को लेकर बीजेपी बुरी तरीके से फंसी हुई है। दोस्तों, राहुल गांधी के मुद्दे को आगे करके जैसे तैसे डिबेट करने से बचने की कोशिश कर रही है। यानी कहीं पर निगाहें और कहीं पर निशाना साधने की कोशिश बीजेपी के लोग कर रहे हैं। साथ आपको बता दें कि दिल्ली के आबकारी नीति से संबंधित धन शोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने बीआरएस पार्टी की नेत्री के कविता को समन भेजकर आने के लिए कहा था, लेकिन के कविता बीते दिन नहीं पहुंची। अब 20 मार्च को पेशी के लिए एक और नया समन जारी किया गया है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी सुनवाई होने वाली है। दोस्तों, के कविता सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई का इंतजार कर रही है, लेकिन कोर्ट सुनवाई करेगा उससे पहले ये दूसरा समन जारी कर दिया गया है। साथ आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल ने इंडिया टीवी के द्वारा मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर जो पोस्ट की गई उस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आज के दौर में राजनीतिक पार्टियों को मीडिया को नसीहत देकर उनकी गलतियां सुधरवानी पड़ती है। हमने भी कल एक मीडिया हाउस की गलती को इंगित किया तो उन्हें ट्वीट डिलीट करके जाना पड़ा। कृपया सूत्रों पर नहीं बल्कि तथ्यों पर भरोसा करें। वहीं पर महुआ मोइत्रा ने एक बड़ा खुलासा किया है। दोस्तों, उन्होंने कहा कि जनवरी में अडानी यानी गौतम अडानी कह रहे थे कि विनोद अडानी का उनकी कंपनी से कोई लेना देना नहीं है, वो किसी मैनेजेरियल पोस्ट पर नहीं है, अडानी के किसी कंपनी से उनका कोई लेना देना नहीं है। इस तरीके की बातें कही गई थी, लेकिन आज ये हकीकत सामने आई है कि विनोद अडानी प्रमोटर ग्रुप का पार्ट है जो अडानी के कई सारे लिस्टेड कंपनियों में आता है। दोस्तों, तो कुल मिलाकर गौतम अडानी ने जो दावा जनवरी में किया था वो दावा मार्च आते आते फ्लॉप साबित हो रहा है। आप लोग इस पर जो भी राय देना चाहेंगे लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ बहुजन समाज पार्टी ने कर्नाटका के अंदर कई सारी और पार्टियों के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। दोस्तों, आपको बता दें कि 2018 के विधानसभा में जेडीएस के साथ गठबंधन में बीएसपी ने 20 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन केवल एक विधानसभा सीट जीत पाई थी। लेकिन पार्टी ने अब फैसला किया है कि वह 3 प्रमुख पार्टियों के साथ गठबंधन नहीं करेगी, इसके इतर अन्य विपक्षी दलों के साथ में मिलकर चुनावी मैदान में उतरेगी। पिछले चुनाव में जेडीएस सुप्रीमो एचडी देवेगौड़ा और उनके बेटे पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने गठबंधन के लिए बीएसपी की सुप्रीमो मायावती से संपर्क किया था, जिसके बाद बसपा ने तत्कालीन राज्य के प्रमुख एन महेश को कर्नाटका के अंदर गठबंधन बनाने की बात कही थी, जिसके बाद दोस्तों मात्र एक सीट पर जीत मिली है। और अब बहुजन समाज पार्टी किसी तरीके की कोई कोताही नहीं बरतना चाहती और इसीलिए दोस्तों अपने पार्टी का विस्तार करने के लिए छोटी छोटी पार्टियों के साथ में गठबंधन करने की तैयारी में है। वहीं पर येदियुरप्पा के बेटे विजेंदर की ओर से भारतीय जनता पार्टी के एमएलए सीटी रवि को लेकर तीखी टिप्पणी की गई है। दोस्तों, उन्होंने कहा कि येदियुरप्पा कुछ नहीं बोलते तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कमजोर है। येदियुरप्पा अभी सत्ता में नहीं है, मुख्यमंत्री के तौर पर कई बार काम कर चुके हैं, लेकिन उनको लेकर इस तरीके की टिप्पणी करने का सीधा मतलब ये है कि वो येदियुरप्पा को कमजोर समझ रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो मास लीडर है। आपको बता दें दोस्तों कि सीटी रवि की ओर से येदियुरप्पा के द्वारा दिए गए बयान की आलोचना की गई थी। आपको बता दें कि मीडिया से बात करते हुए येदियुरप्पा ने बड़ा दावा करते हुए कहा था कि उनके बेटे को विधानसभा चुनाव लड़वाया जाएगा, जिस पर सीटी रवि ने कहा कि कोई भी नेता इस तरीके से बाहर आकर नहीं कह सकता कि कौन चुनाव लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा, और ये कह देना कि उनका बेटा चुनाव लड़ेगा ये पूरी तरीके से गलत है। जिस पर येदियुरप्पा के बेटे विजेंदर की ओर से सीटी रवि को लेकर ये टिप्पणी की गई है दोस्तों, और अपने बयान में मर्यादा रखने के लिए कहा गया है। साथ आपको बता दें कि वादा पूरा नहीं हुआ तो सत्ता छोड़ दूंगा। सिद्धरमैया की ओर से बड़ा ऐलान किया गया है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधानसभा में विपक्ष के नेता सिद्धरमैया ने बुधवार को बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि हमने जनता के बीच में मुख्य मांगे रखी है, जिसमें 200 यूनिट मुफ्त बिजली, प्रति परिवार की महिला को 2000 रूपए देना, प्रति परिवार को 10 किलो मुफ्त चावल देना, ये मुख्य वादा है। अगर इन वादों को हम पूरा नहीं करेंगे तो हम सत्ता छोड़ देंगे, इस बात की गारंटी देता हूँ। उन्होंने खुले तौर पर ऐलान किया है दोस्तों। पहले से कई सारे और परियोजनाओं के घोषणा के साथ साथ उन्होंने जनता से कहा है कि आप विश्वास करिए, हम और भी परियोजनाएं लेकर आएंगे और ये जितने भी वादे हैं उन्हें तो पूरी तरीके से धरातल पर लागू किया जाएगा। अगर ऐसा नहीं कर पाएंगे तो हम अपने आप सत्ता से बाहर हो जाएंगे। वहीं पर घूसखोरी के मामले को लेकर बीजेपी के नेता की मुश्किलें बढ़ गई हैं। रिश्वत मामले में चन्नागिरी विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के विधायक एक बार फिर से लोकायुक्त के निशाने पर है दोस्तों। बीजेपी के नेता को मिली जमानत के बाद एक और मामला दर्ज किया जा सकता है। आपको बता दें कि घूसखोरी के मामले पर बीजेपी के एमएलए मदल विरूपक्षपा के खिलाफ एक और मामला दर्ज करेगी लोकायुक्त। इसकी पूरी तैयारी शुरू कर दी गई है। साथ साथ कांग्रेस पार्टी की
फैमिली लगातार कर्नाटका में बढ़ती जा रही है। दोस्तों रणदीप सिंह सुरजेवाला ने जो जानकारी दी है उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और एमएलसी रह चुके ए लिम्बिकई जो बीजेपी के सीनियर लीडर हैं और लीगल एडवाइजर हैं मुख्यमंत्री के, उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली है बेलगाम में। इससे कांग्रेस पार्टी को और ज्यादा बड़ा समर्थन इस क्षेत्र के अंदर मिलेगा। दोस्तों कांग्रेस पार्टी के नेता और प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने पार्टी की जमकर तारीफ की है। साथ आपको बता दें कि बीजेपी के एमएलए अरागा ज्ञानेंद्र ने एक ऐसी टिप्पणी कर दी है जिसकी जमकर आलोचना की जा रही है। आपको बता दें कि आदिवासी समुदाय के देवता गुलिगा को लेकर जो टिप्पणी की गई है इसे आपत्तिजनक माना गया है। आपको बता दें कि गुलिगा शब्द की जगह गुलिगे शब्द का इस्तेमाल किया गया है जिसकी जमकर आलोचना हो रही है और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को हिंदू विरोधी बताया जा रहा है। दोस्तों वहीं पर आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज करके जांच की मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी दिल्ली सरकार के फीडबैक यूनिट यानी FBU के गठन और उसमें अवैध नियुक्तियों में हुए भ्रष्टाचार को लेकर की गई है। दोस्तों इस मामले में सीबीआई ने नवंबर 2016 में प्राथमिकी दर्ज करके जांच शुरू कर दी थी और पाया था कि इस यूनिट के अंदर भ्रष्टाचार किया गया है। साथ साथ आपको बता दें कि कर्नाटका के अंदर बीजेपी के एमएलए CT रवि के खिलाफ लिंगायत समुदाय ने अपना विरोध जाहिर किया है। दोस्तों वीर शैवाइट लिंगायत ऑर्गेनाइजेशन की ओर से भारतीय जनता पार्टी के नेता को चेतावनी दी गई है और अगले एक सप्ताह के अंदर माफी मांगने के लिए कहा गया है। आपको बता दें कि वीर शैवा लिंगायत नेशनल प्रेसिडेंट प्रदीप कनकावाड़िया की ओर से एक लेटर लिखा गया है दोस्तों, जिसमें कहा गया कि बीजेपी के एमएलए को तत्काल प्रभाव से माफी मांगना चाहिए और अगर वो ऐसा करने में विफल होते हैं तो लिंगायत समुदाय उनको बिल्कुल वोट नहीं करेगा। इलेक्शन कैंपेन उनके खिलाफ किया जाएगा और बिना लिंगायत समुदाय के वोट के वो चुनाव नहीं जीत पाएंगे। ये पूरी तरीके से तय है। उनको एक सप्ताह का समय दिया गया है। अगर उनको अपनी गलती का एहसास हुआ है तो तत्काल प्रभाव से माफी मांगे, वरना राजनीतिक तौर पर उनका भारी नुकसान होगा। वहीं पर दोस्तों तेलंगाना के अंदर बाय बाय मोदी नाम से हैशटैग चलाया जा रहा है। यहाँ पर एक तस्वीरें लगाई गई है दोस्तों जिसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार और ब्रिटिश सरकार की तुलना की गई है। इसमें लिखा गया है कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है। महात्मा गांधी ने भारत के लोकतंत्र को अंग्रेजों के शासन से बचाया था। आज भी उसी तरीके का खतरा देश पर मंडरा रहा है। केसीआर की पार्टी के नेता YSR ने ट्वीट करते हुए तस्वीरें शेयर की है दोस्तों, जिसमें बीजेपी और ब्रिटिश शासन को एक जोड़ करके दिखाया गया है। यानी ब्रिटिश शासन में महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह के मुंह को दबाया जाता था, लेकिन आजकल विपक्षी लोगों के मुंह को दबाया जाता है, उन्हें बोलने से रोका जाता है। इस तरीके से पोस्टर पर दिखाया गया है दोस्तों। वहीं पर बीजेपी की सांसद किरण खेर ने एक बड़ा विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि जो बीजेपी को वोट न डाले उनको जूते मारने चाहिए। यानी दोस्तों चंडीगढ़ से बीजेपी की सांसद इस तरीके के बेतुके बयान दे रही है। आप लोग इस पर जो भी राय देना चाहेंगे लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ एक और बड़ी खबर ये है कि स्मृति ईरानी पर निशाना साधते हुए पवन खेड़ा बोले, कहा कभी स्मृति ईरानी 400 रुपए के सिलेंडर पर सड़कों पर बैठ जाती थी, अब चुपचाप है। जब चीन ने कानून मंत्री के राज्य में गाँव बसा लिया तो वो चुपचाप बैठे हुए थे, पर आज वे बोल रहे थे। जब भी हम JPC की बात करते हैं वे ध्यान भटकाते हैं। यह पहली बार है जब सत्ताधारी दल के लोग सदन चलने नहीं दे रहे हैं। यानी देश के अंदर पहली बार ऐसा हुआ है कि सत्ताधारी दल के लोग चाहते हैं कि सदन की कार्रवाई ना चले। वहीं पर दोस्तों 4 बैंकों के खाते से 42 लाख रुपए फ्रीज कर दिए गए हैं। तमिलनाडु में प्रवासी मजदूरों को लेकर फेक न्यूज फैलाने के मामले पर बड़ी कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि फर्जी वीडियो बनाकर वायरल करने के आरोपी यूट्यूबर मनीष कश्यप के 4 बैंकों के खाते को फ्रीज कर दिया गया है दोस्तों, जिसमें 42,11,000 रुपए जमा बताए जा रहे हैं। मनीष कश्यप को अरेस्ट करने के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है, जो जानकारी सामने आई है। वहीं पर रामचरितमानस पाठ कराने वाले पिछड़ों और महिलाओं के दुश्मन है, फिर बोले स्वामी प्रसाद मौर्य। एक बार फिर से बीजेपी सरकार को निशाने पर लिया गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि पूरे देश के लोगों ने रामचरितमानस का पाठ करना बंद कर दिया है, इसलिए बीजेपी सरकार सरकारी पैसा खर्च करके रामचरितमानस का पाठ करने पर लोगों को मजबूर कर रही है। ऐसा करने से देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों को नित्य प्रति अपमानित करने की साजिश के तहत किया जा रहा है, जिसकी जमकर आलोचना होनी चाहिए। वहीं पर लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले को लेकर तेजस्वी यादव से 25 मार्च को पूछताछ करेगा सीबीआई। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि सीबीआई के सामने पेश हो जाइए। सीबीआई ने कहा कि गिरफ्तारी नहीं होगी। लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले को लेकर गुरुवार को दिल्ली के हाईकोर्ट ने तेजस्वी यादव को बड़ा झटका दिया है। तेजस्वी यादव ने सीबीआई के समन को रद्द करने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। कहा कि तेजस्वी यादव 25 मार्च को सुबह 10 बजे सीबीआई दफ्तर पर जाएं और सीबीआई की पूछताछ में शामिल होकर उनके द्वारा जो बातें पूछी जाए उसका सही से जवाब दे। उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी जैसा कि सीबीआई ने कहा है। वहीं आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री मोदी को निशाने पर लिया है दोस्तों। उद्धव ठाकरे ने कहा कि कांग्रेस पार्टी और शरद पवार के साथ मिलकर सरकार बनाने के लिए बीजेपी के लोग कहते हैं कि मैंने हिंदुत्व को छोड़ दिया, लेकिन शिवसेना ने बीजेपी की रथ यात्रा का समर्थन किया था, जबकि लगभग सभी राजनीतिक दलों ने इसका विरोध किया था। उन्होंने कहा कि लाल कृष्ण आडवाणी भाजपा का चेहरा थे, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री बने क्योंकि गठबंधन दलों ने उनके नाम का विरोध किया था। रथ यात्रा शुरू करने पर हमने भाजपा का समर्थन किया था। तब उनके मात्र 2 सांसद हुआ करते थे। अडवाणी को लेकर उन्होंने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि अडवाणी उनका चेहरा थे, लेकिन जब सरकार बनानी थी तो बीजेपी को जयललिता और अन्य लोगों का समर्थन चाहिए था, तो उन्होंने धर्मनिरपेक्षता के लिए अडवाणी के चेहरे का विरोध किया और अटल जी प्रधानमंत्री बने। तो हिंदू धर्म किसने छोड़ा, शिवसेना या बीजेपी? ANI ने ठाकरे के हवाले से ये बातें लिखी हैं दोस्तों। वहीं पर हिंदुस्तान का राजा शाही इमाम, हिंदुस्तान का मालिक शाही इमाम, इस तरीके के नारेबाजी की जा रही है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के चांदनी चौक से सांसद हर्षवर्धन की मौजूदगी में और शाही इमाम की मौजूदगी में इस तरीके के नारेबाजी की जा रही है, जिस पर आम आदमी पार्टी के नेता नरेश बालियान बोले। कहा ये नारा बीजेपी के सांसद और वरिष्ठ नेता हर्षवर्धन लगवा रहे हैं। सोचिए यही नारा अगर किसी विपक्षी दल ने, उनके नेताओं ने लगाया होता तो बीजेपी के लोग इसे मुस्लिम राष्ट्र बनाने का मुद्दा बनाकर अब तक वोट मांग रहे होते। यही इनका दोगलापन है। इस तरीके से आम आदमी पार्टी के नेता ने प्रतिक्रिया दी है। दोस्तों आप लोग जो भी कहना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। एक और बड़ी खबर ये है कि कांग्रेस पार्टी लगातार हम अडानी के है कौन कार्यक्रम के तहत सवाल पूछ रही है। दोस्तों एक और बड़ी खबर की माने तो कांग्रेस पार्टी ने जो सवाल इस बार पूछा है वह भी काफी जरूरी है। जिस सवाल के अंदर पार्टी ने कहा कि अडानी ग्रुप का मार्केट कैप पिछले 3 वर्षों के अंदर 1000% से अधिक बढ़ा है। वर्ष 2019 में इस ग्रुप का मार्केट कैप 2 लाख करोड़ रुपए था, जो 2023 की गिरावट से पहले 2022 तक 20 लाख करोड़ से अधिक हो गया। यह किसी बड़े समूह के लिए बहुत तेजी का ग्रोथ है और महज संयोग नहीं है कि उछाल पिछले स्टॉक मार्केट घोटाले से काफी मिलता जुलता है, जिसमें अडानी ग्रुप भी शामिल था। जैसा कि हमने 13 फरवरी 2023 को हम अडानी के है कौन में बताया, वर्ष 1999 और 2001 के बीच में अडानी एक्सपोर्ट के शेयर्स में अत्यधिक अस्थिरता की जब सेबी ने जांच की थी तो पता चला था कि कुख्यात स्टॉक मैनिपुलेशन केतन पारेख से जुड़ी संस्थान अडानी के शेयर्स के मूल्य को प्रभावित करने के लिए स्क्रूटनाइज्ड ट्रेनिंग, सर्कुलर ट्रेनिंग एवं आर्टिफिशियल वैल्यूएशन तैयार करने और गतिविधियों में लिप्त थी। अडानी समूह के प्रमोटर्स ने इन हेराफेरी को मदद और बढ़ावा दिया था। इस ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए उनके द्वारा नियंत्रित नियामक और जांच एजेंसी इस असामान्य शेयर मूल्य अस्थिरता की जांच करने में विफल कैसे हुई, ये सवाल पूछा गया है। दोस्तों उसका क्या जो आपके पसंदीदा बिजनेस ग्रुप द्वारा इस तरह की धोखाधड़ी से भारत की छवि को धूमिल हुई है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? प्रधानमंत्री मोदी से ये सवाल पूछे गए हैं। वहीं पर अखिलेश यादव का केशव प्रसाद मौर्य पर विवादित बयान, कहा सीएम योगी अपने साथ में शूद्र रखा है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने टिप्पणी करते हुए कहा कि सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक शूद्र को अपने साथ रखा हुआ है। अखिलेश यादव के इस बयान पर यूपी के अंदर सियासत तेज होना पूरी तरीके से तय है। देखते हैं कौन सी पार्टी किस तरीके से रिस्पॉन्ड करती है। दोस्तों वहीं पर शोरा भास्कर और फहाद अहमद के वैवाहिक समारोह में शामिल हुए अखिलेश यादव, उन्होंने खुद तस्वीर शेयर करते हुए नवविवाहित जोड़े को आशीर्वाद भी दिया है। वहीं पर दोस्तों पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और श्रोमणी अकाली दल के नेता सुखबीर बादल की मुश्किलें बढ़ गई है। सुखबीर बादल की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। दोस्तों कोटकपुरा गोली कांड से जुड़ा हुआ ये पूरा मुद्दा है। इसी के साथ में उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस पार्टी महिला मोर्चा की ओर से जबरदस्त प्रदर्शन किया गया है। पार्टी की ओर से वीडियो शेयर करते हुए लिखा गया कि उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच और हत्यारों को कड़ी सजा दिलवाने को लेकर कांग्रेस पार्टी महिला मोर्चा कमेटी के द्वारा ये विरोध किया गया है। कमेटी के द्वारा प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौटीला के नेतृत्व में ये विरोध किया गया है। साथ साथ आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के चुनाव की मांग को लेकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से मुलाकात करने के लिए सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल पहुंचा है। दोस्तों फारूक अब्दुल्ला बोले, कहा एक राज्य जो भारत का ताज है वहाँ पर चुनाव नहीं कराए जा रहे। चुनाव आयोग ने हमको फिर से आश्वासन दिया है कि जल्द चुनाव कराए जाएंगे, लेकिन हम लगातार सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर कब कराया जाएगा। साथ साथ दोस्तों महबूबा मुफ्ती ने शिवलिंग का जल अभिषेक किया तो बीजेपी इसे ड्रामा बोल रही है। उन्होंने कहा कि महबूबा मुफ्ती ने मुख्यमंत्री रहते हुए अमरनाथ के लिए जमीन नहीं दी थी, लेकिन अब शिवलिंग पर पानी चढ़ाते हुए जल अभिषेक कर रही है। वहीं पर दोस्तों आम आदमी पार्टी ने एलजी के खिलाफ मोर्चा खोला है। एलजी की पुरानी तस्वीर शेयर करते हुए कई आरोप लगाए हैं। आम आदमी पार्टी ने 2 तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा है कि दिल्ली का एलजी गुंडा है। जो विनय सक्सेना खुद महिला सामाजिक कार्यकर्ता पर हमला कर चुका है, उसे मोदी जी ने दिल्ली की महिला की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी है। पीएम मोदी इस गुंडे एलजी को तुरंत हटाइए। एलजी सक्सेना गुंडा नंबर 1 है। इस तरीके से आम आदमी पार्टी ने पोस्ट करते हुए भारतीय जनता पार्टी को निशाने पर लिया है। दोस्तों देखते हैं बीजेपी की ओर से क्या प्रतिक्रिया दी जाती है। वही आपको बता दें कि बीते 13 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटका के मांड्या जिले के अंदर दावा किया था कि उनकी सरकार में एम्स जैसी सरकारी संस्थानों की लगातार संख्या बढ़ती जा रही है। अगले दिन देश के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने एक ट्वीट करते हुए मोदी सरकार की जमकर पीठ थपथपाई और कहने लगे कि 7 एम्स से सीधा 22 एम्स हो चुके हैं। लेकिन दोस्तों एम्स जैसे और अस्पतालों की संख्या बढ़ाने के बारे में 2014 में मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद से ही बात शुरू की गई। हालांकि आज इनमें से एक भी एम्स पूरी तरीके से फंक्शनल नहीं है, यानी यहाँ पूरी तरीके से काम शुरू नहीं हुआ। ये जानकारी मौजूदा बजट सत्र में खुद स्वास्थ्य मंत्री ने संसद में दी है। दोस्तों यानी स्वास्थ्य
मंत्री ट्विटर पर एक अलग ही दावा करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी रैली के अंदर अलग ही दावा करते हैं, और जब संसद के अंदर सही रिपोर्ट देने की बात आती है तो बताया जाता है कि इनमें से कोई भी फंक्शन नहीं है, ऐसा नहीं है जहाँ पर पूरी तरीके से काम किया जा रहा हो, क्योंकि पता है कि संसद के अंदर गलत रिपोर्ट नहीं दे सकते, अगर देंगे तो संसद के प्रिविलेज का उल्लंघन हो जाएगा दोस्तों, और मंत्री के खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी, और इसीलिए सही डिटेल दी गई है। लेकिन कहा गया है कि इनमें से कोई भी अभी पूरी तरीके से फंक्शनल नहीं है। फिर सवाल ये खड़ा होता है कि 7 से 16 संस्थानें और ज्यादा बढ़ गई तो इससे फायदा क्या हुआ, जब फंक्शनली नहीं है, जब कोई काम ही नहीं कर रही है। तो साथ साथ दोस्तों अवमानना के मामले को लेकर फिल्म निर्माता विवेक अग्निहोत्री की मुश्किल बढ़ गई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने तलब किया है 10 अप्रैल को पेश होने का आदेश भी जारी किया गया है। पिछले साल दिसंबर में अग्निहोत्री ने अपनी टिप्पणी के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय में माफी मांगी थी, लेकिन एक बार फिर से कोर्ट में पेश होने के लिए कह दिया गया है। दोस्तों अगर आप लोग को भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जो लिखेगा। जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका चैनल जय हिंद जय भारत यात्रा में बहुत बहुत धन्यवाद।